सबको मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है? देखो बच्चों, आज का टॉपिक है मेरा फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब पहले समझना पड़ेगा, फिर जगह फ्री कंसेंट का मतलब समझ आएगा। हमने पहले भी बात को पढ़ा हुआ है। कंसेंट का मतलब क्या था? सेम बात पर एग्री करना। अगर आप सेम बात पर दो व्यक्ति किसी भी सेम बात पर एग्री करते हैं, दैट मीन्स कंसेंट। और फ्री कंसेंट का मतलब बिना किसी दबाव के एग्री करते हैं, दैट मीन्स फ्री कंसेंट। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम आज। तो सबसे पहले कंसेंट और फ्री कंसेंट का मतलब समझेंगे। कंसेंट मतलब क्या कह रहा है? एक सेकेंड। कंसेंट का मीनिंग क्या कह रहा है? इट मीन्स एक्विजिशंस और एक्ट ऑफ असेंटिंग एन ऑफर। करेक्ट, किसी भी ऑफर पे अपना एसेंट देना क्या कहता है? कंसेंट कहता है। तो वही एग्री करना या फिर अपनी रजामंदी देना, इन सबको क्या बोला जाता है? कंसेंट बोला जाता है। क्लियर? समझ आ गया बेटा मेरी बात? और यस सर। एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? मतलब एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस को भी एक्विजिशंस कहते हैं। मतलब तुम चुप भी हो तो भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, चल जाएगा वो। ठीक है? या फिर तुमने कोई कुछ करके दिखाया, एक्ट करके दिखाया उस बात को मानने के लिए। सिंपल सी बात, ए ने बी को बोला गाड़ी खरीदूंगा, वो चुप रहा, उसने लाके पैसे दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक एक्ट कर दिया, उसने एक्ट करके दिखा दिया कि पैसे लाके दे दिए, इसका मतलब उसने ऑफर में कंसेंट दे दी। और वो चुप भी रहा तब भी वो कंसेंट मानी जाए, कंसेंट मान ली जाएगा। अगर उस बंदे ने सामने गाड़ी लाके दे दी, इसने बोला ठीक है रख जा, पैसे लीजिए मेरे से कल, तो वो भी क्या माना जाएगा? कंसेंट मानी जाएगी। कह रहा जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। इसी का टेक्निकल क्या कहते हैं? कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, ये टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब सेम थिंग, एग्रीड अपन सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्लियर बच्चों? फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? कह रहा कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कह रहा है कंसेंट को तभी फ्री मानेंगे जब वो नॉट कॉज्ड बाय, मतलब इन सब चीजों से नहीं होना चाहिए। किन सब चीजों से? कोअर्शन से नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसेंट नहीं होना चाहिए, और मिस्टेक के द्वारा कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कंसेंट में ये पांचों बातों में से कोई भी एक बात या पांचों आ जाती है, तो इसका मतलब वो कंसेंट फ्री नहीं है। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? देव बेटा समझ आ गया? यस सर। बेटा त्रिशा नाम बताया ना बेटा आपने अपना? यस सर, आगे समझ। ओके, और बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके एक एक करके वर्ड पढ़ेंगे। कोर्शन क्या होता है, इंफ्लुएंस क्या होता है, मिस्टेक क्या होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आओ, कह रहा जब व्हेन देयर इज नो कंसेंट, कह रहा अगर कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो सैलमन नाम का व्यक्ति था, उसने क्या बोला? कह रहा इट इज एन एरर एंड कंसेंसस। कह रहा अगर किसी की कंसेंसस में एरर है, क्या मतलब कहना चाहता है? कह रहा इफ देयर इज नो कंसेंसस एट इडम देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। डन। तो एरर इन कंसेंसस का मतलब क्या हुआ? उसकी कंसेंट में कोई एरर है। आओ आगे बढ़े। कोर्शन क्या होता है? कह रहा व्हेन अ पर्सन इज कंपेल्ड टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट
बाय अदर पार्टी और कमिट अ थ्रेट, कोर्शन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड। मतलब कह रहा है अगर कोई पर्सन किसी को जबरदस्ती करता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में आ जा, मतलब जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में आने को बोलता है तो, और या फिर धमकी देता है दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तब क्या माना जाता है, वो कोर्शन हुआ है उसके अंदर। तो इसका कीवर्ड अगर बोलो कोर्शन का मतलब क्या है, जहां पर फिजिकल फोर्स अप्लाई हो उधर ही क्या बोला जाता है, कोर्शन। तो कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। मतलब ये सजा के हकदार भी होता है अगर तुम धमकी देते हो या ऐसा कुछ करते हो तो। कह रहा अनलॉफुल डिटेनिंग, मतलब तुमने जबरदस्ती किसी का कब्जा कर लिया, डिटेन मतलब कब्जा करना, या फिर किसी पर्सन को धमकी दी कब्जा करने की उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पर, तो टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन whatever with the intention of causing any entry into an agreement। मतलब चाहे उसकी इंटेंशन जैसी मर्जी हो, लेकिन अगर वो धमकी दे रहा है कि प्रॉपर्टी कब्जा कर लूंगा या कब्जा कर ले रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, कोर्शन माना जाएगा। कह रहा इट इज इमटेरियल वेदर इंडियन पेनल कोड इज 1860 इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर कोर्शन इज एम्प्लॉयड। कह रहा है वो इमटेरियल है, मतलब वो जरूरी बात नहीं है कि कोर्शन है या नहीं है कि इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग। मतलब हमने बोला भाई जबरदस्ती होगी तो कोर्शन होगा, लेकिन क्या कानून को आईपीसी धारा क्या कहती है, आपको सब चीज का प्रूफ चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि कोर्शन एम्प्लॉयड होगी वहीं पर जहां पर फोर्स आएगा, लेकिन अगर इमेटीरियल फैक्ट क्या है इसका, जो इमेटीरियल तो जरूरी बात नहीं। कह रहे इंडियन पेनल कोड क्या कहता, फोर्स हो या फोर्स ना हो कोर्शन एम्प्लॉय हो सकता है, तो हम ये नहीं मान सकते। जैसे कि अगर मैं किसी को धमकी दे रहा हूं कि देख भाई ये काम मत करियो, तेरे लिए नुकसानदायक है, तो बताओ क्या मैंने उसको अच्छे काम करने के लिए रोका कि बुरे काम करने के लिए रोका। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेरेंट्स कहते भैया, देव के पापा कहते देख भाई बेटा सिगरेट मत पियो वरना घर से बाहर निकाल दूंगा, तो पापा ने तेरे को धमकी दी कि नहीं दी, दिए सर। दी अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए, सर अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए कि भाई देख ये अच्छे काम के लिए कि सिगरेट मत पियो देख भाई। तो यही वो कहना चाहता है कि देखो इमेट जो फोर्स होता है ना वो काफी जगह हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि कोर्शन एम्प्लॉय हो गया का मतलब सजा दे दो, ऐसा कुछ नहीं। हम देखेंगे कि मटेरियल फैक्ट क्या है उसका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कोर्शन का मतलब क्या, फियर डर, फिजिकल कंपल्सेशन कंपल्सन। फिजिकल कंपल्सेशन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी का या जबरदस्ती करना। फिजिकल कंपल्सेशन मीन जबरदस्ती करना। मीनेंस टू गुड्स मतलब गुड्स के साथ छेड़छाड़ करना, उसकी क्वालिटी को बदल देना या धमकी देना, क्वालिटी बदलना। समझ गए बेटा मेरी बात। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ए ने धमकी दी बी को, इफ बी डज नॉट रिलीज शांत हो जाता। हिम फ्रॉम अ डेप्ट विच टू बी, बी रिलीज ए अंडर द मेरा थ्रेट, ट्यूशन चल रहा है। रिलीज हैज बीन ब्रॉट अबाउट कोर्शन। मतलब ए ने बी को धमकी दी, शांत हो लो। अगर बी उसको कर्जा मुक्त नहीं करेगा तो वो गोली मार देगा। तो बी ने क्या बोला, ठीक है भाई पैसे देने की जरूरत नहीं तू जा। क्लियर, समझ आ गया बेटा मेरी बात। ए ने धमकी दी बी को कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तूने सी को पैसे दिए, तो मतलब सी को पैसे मत दियो तेरे को जान से मार दूंगा। तो बी एग्रीज टू लेंड द अमाउंट टू सी। क्लियर, मतलब ए ने बी को बोला कि देख भाई अगर तूने सी को पैसे नहीं दिए तो तेरे को मैं जान से मार दूंगा। तो बी ने क्या किया, सी को पैसे दे दिए। क्लियर, समझ आया बच्चों यहां तक। कह रहा कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोअर्शन। कह रहा एक कंसेंट को हम कब बोले कि वो कोअर्शन से पीड़ित है, कि कोअर्शन की वजह से ही वो कंसेंट दी है। व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय, कब कब,
पहला, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। कह रहा है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई धमकी देता है या फिर धमकाता है तो उस केस में जिसको इंडियन पेनल कोड ने, मतलब आईपीसी की धारा, जो कानून हमारा फॉलो होता भारत में, कह रहा है इसके धारा, इस कोर्ट ने, इस एक्ट ने जिस चीज को करने से मना किया है और तुम उसी चीज को करते हो तो उस केस में माना जाएगा कि तुमने कंसेंट दी है कोर्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अ यंग गर्ल, एक 13 साल की लड़की, वॉज फोर्स टू अडॉप्ट अ बॉय टू हर हस्बैंड who had just died by relatives of the husband, who prevented the removal of his body for cremation until she consented, held that consented was not free but was induced by coercion। कुछ समझे? हाँ बेटा, कुछ समझे कि नहीं समझे? बेटा त्रिशा, एक बार इस लाइन को पढ़ो और समझो। यहाँ क्या बोला गया कि एक 13 साल की लड़की को फोर्स किया जा रहा है कि जो उसका पति का जो बच्चा है, मतलब was forced to adopt a boy to her husband, जो कि अभी जस्ट who had just died by the relatives of the husband, मतलब कोई उसका हस्बैंड के रिलेटिव्स थे, उसके थ्रू ये मर गया। तो वो क्या कह रहा है, who prevented the removal of his body for cremation until she consented। कह रहा है जब तक वो हाँ नहीं करेगी तब तक हम उसकी बॉडी को लेके नहीं जा सकते, लेकिन तेरे को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, वो बच्चा गोद लेना पड़ेगा। तो बट द कंसेंट वाज नॉट फ्री बट वाज इंड्यूस्ड बाय कोर्शन। देखो छोटी सी बात क्या है, कोई मर गया है तो भैया उसकी तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि देख भैया, जब तक तू गोद नहीं लेगी तब तक हम इसको लेके नहीं जाने देंगे, जो मर्जी कर ले। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। ऐसी एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, कह रहा है ए ने बी को क्या बोला, मैं शूट कर दूंगा अगर तूने पैसे नहीं दिए। तो बी ने क्या करा, बी लैंड्स द अमाउंट दैट टू कोर्शन। मतलब सीधी सादी, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी वाला भी है, लेकिन सिंपल सी बात, तुम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जहां पर धमकी भरा खत आता है। दूसरा, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। कह रहे जहां पर जबरदस्ती किसी का कब्जा कर लिया हो या फिर कब्जा करने के लिए धमकी दी हो तो वो भी क्या माना जाएगा, कंसेंट जो उसकी कोर्शन से पीड़ित होगी। कह रहा है एन एजेंट रिफ्यूज टू hand over the account books of the business to the new unless the principal released him from all liabilities। एक एजेंट ने मना कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट देने के लिए एक नए बंदे को, क्योंकि उसने बोला भाई जब तक मेरी सारी लायबिलिटी चुकता नहीं हो जाएगी तब तक मैं तेरे को दूंगा नहीं। तो द प्रिंसिपल हैड टू गिव अ रिलीज ऑप्शन डीड ऑफ डिमांड, लेकिन जो प्रिंसिपल था उसने रिलीज ऑप्शन दे दिया था। तो द रिलीज, उसने प्रिंसिपल ने फिर क्या करा, रिलीज ऑप्शन दे दिया। तो रिलीज डीड वाज गिवन अंडर कोर्शन वाज वॉइडेबल एट द प्रिंसिपल। तो मतलब क्या हो गया, रिलीज डीड देने की वजह से ये क्या हो गया, उसने धमकी दी ना कि भैया मैं तब तक तेरे को कब्जा नहीं दूंगा उस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, जब तक तू कर्जे मुक्त नहीं करेगा। तो उसको मजबूरन क्या करना पड़ा, वो रिलीज डीड देनी पड़ी, तभी जाके वो फिर जो वॉइडेबल माना गया, क्योंकि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, धमकी की वजह से कंसेंट हुई। ठीक है, कोर्शन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। पहला, when the consent to an agreement is caused by coercion। कह रहा कोई भी कंसेंट, किसी भी एग्रीमेंट का कंसेंट अगर कॉज्ड होता है कोर्शन के तहत या फिर फ्रॉड के तहत या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत, तो वो जो एग्रीमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वॉइडेबल माना जाएगा दूसरी पार्टी के लिए, क्योंकि उसकी कंसेंट जो है पीड़ित हुई है, कॉज्ड हुई है। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात?
अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 72 तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा क्या पढ़ोगे, कह रहा एक पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered by coercion must pay or return it। कह रहा अगर किसी पर्सन ने कोई भी चीज दी है कोर्शन के तहत तो वो उसको वापस करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मैंने सृष्टि को चाकू दिखा के उससे 10,000 रुपए ले लिए तो भैया कल को अगर कुछ होता तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सृष्टि की कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, उसने डर के मारे दिए थे पैसे। क्लियर बेटा, क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल देखो, a railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee। उसने रेलवे कंपनी ने मना कर दिया कि भैया मैं डिलीवर नहीं दूंगा कंसाइनी को, एक्सेप्ट अपन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्जेस ऑफ कैरेज, क्योंकि उसका जो चार्जेस था वो इलीगल चार्जेस था। तो मतलब उसने क्या लो घूस मांगी, ऐसा समझ लो, ये समझ लो घूस मांगी। तो द कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड्स, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच चार्ज एज इलीगल एक्सेसिव। को समझे यहाँ पर? रेलवे कंपनी ने बोला भाई देख मैं सामान नहीं दूंगा, वो कहता क्यों, कह रहा देख भैया मैं सामान नहीं दूंगा लेकिन तेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, तू गैर कानूनी सामान लेके जा रहा है, मतलब ये जो सामान तेरा आया है वो गैर कानूनी है तो मुझे पैसा दे। अब कंसाइनी को पता है वो गैर कानूनी तो था नहीं, लेकिन उसको देना तो पड़ेगा ही क्योंकि वरना सामान नहीं मिलेगा। तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द मच चार्जेस इलीगल एक्सेस। तो कल को अगर वो केस करता भी है तो जितना पैसा उसको दे रखा है वो सारा उसको मिल भी जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर वही बात बोली ना कि कोर्शन के तहत अगर किसी पर्सन ने किसी को पैसे भी दिए तो सारा पैसा रीपे करना पड़ता है। ठीक है, बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? बच्चों सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। किसी का कॉल आ गया था इस वजह से पूछ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा बेटा सृष्टि, बेटा सृष्टि नहीं क्या नाम बता, त्रिशा? यस सर। हाँ त्रिशा, त्रिशा बेटा सुनियो, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, किसी ने धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, तो डज इट अमाउंट टू कोअर्शन? क्या ये कोअर्शन के अंडर आता है? बोलो, कमेंट करो, एग्जाम का नहीं क्वेश्चन सर। है। हाँ बेटा, आ भी सकता है कि क्योंकि धमकी है। धमकी देके जबरदस्ती काम करवाएंगे ना, फ्री कंसेंट नहीं होगी सामने वाले की। हाँ मतलब सृष्टि की शादी होने वाली थी, सृष्टि ने धमकी दी कि मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे आईफोन लाके दोगे वरना मैं भाग जाऊंगी। हाँ सृष्टि, तो तूने जो धमकी दी तो मतलब क्या किया तूने, कोर्शन के थ्रू काम करवा रही है। तो बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, आप लोग इस पे लिखोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे कि ये सच में धमकी है कि नहीं है, कोर्शन के थ्रू काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके बेटा दो पहलू हैं, समझ जाना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे दूं इस पे? यस सर। सुनना ध्यान से एग्जांपल, ध्यान से सुनना एग्जांपल, तुम में से किसी के ऊपर नहीं, ध्यान से सुन। एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती है, उसने कहा देख तूने मेरा तो मैं जान दे दूंगी, या लड़के ने बोला कि भैया तूने मेरे शादी नहीं करी तो मैं जान दे दूंगा। तो बता जो वो उसको धमकी दे रहा है क्या उसका गलत फायदा उठा रहा है? यस सर। अच्छा गलत फायदा उठा रहा है। चलो एक और एग्जांपल सुनना, तुमने बोला गलत फायदा उठा रहा है। हमने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल में केस देखे हैं,
लड़का लड़की से प्यार करता है या लड़की लड़के से प्यार करती है, शादी भी हो जाती है। अब लड़की क्या बोलती है, देखो चुपचाप कोने पड़े रहना वरना पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मेरे को डेली मारते हो। बोल बेटा, कोर्शन हाँ है। सर। हाँ है। तो यहाँ तो गलत काम है और ऊपर वाले में क्या था, वो तो प्यार करते कर शादी कर रहे वरना जान दे दूंगा भैया देख कि मैं तेरे से इतना टाइम से तेरे से प्यार करता हूँ। तो मतलब कहीं तो ना कहीं उसमें उसका दोनों बातें हो कंसेंट थोड़ी सकती। ना था। हाँ तो यही चीज तुम्हें लिखनी है, ओके। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी। तो आप इन दोनों बातों को लिखोगे किस तरीके से वो मुझे लिख के दिखाओगे नेक्स्ट क्लास। आगे बढ़ जाऊं। यस। यस सर। देखो, अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मोरल प्रेशर। अनडू इन्फ्लुएंस मतलब मोरल प्रेशर, समझेंगे इसको। एक सेकंड। देखो कह रहा, sometimes a party is compelled to enter into an agreement against his will as a result of unfair persuasion by the other party। मतलब मेरी इच्छा नहीं है इस बंदे के साथ काम करने की लेकिन मुझे जबरदस्ती घुसा दिया गया। क्यों? क्यों? देख बेटा मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने त्रिशा को बोला बेटा त्रिशा ऑफलाइन क्लास लेनी है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आई हो। त्रिशा सर मैं नहीं आ सकती बेटा, नहीं आना तो पड़ेगा वरना मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा इस क्लास की, आना पड़ेगा तेरे को। अब बता बेटा तू आएगी कि नहीं आएगी। हाँ सर फिर आना पड़ेगा। आना पड़ेगा क्योंकि जबरदस्ती आना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा तेरे को, क्योंकि बेटा मेरी जो पावर थी वो डोमिनेटिंग पावर थी, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे था कि मैं तेरे से कोई भी काम करवा सकता था। समझे मेरी बात। मेरे बॉस ने बोला कि भाई रात को 10 बजे तक काम करना है तेरे को। मैंने कहा सर 6 बजे छुट्टी हो जाती है। कह रहा भाई काम नहीं करेगा तो निकाल दूंगा नौकरी से, सुन ले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्लियर। कोर्शन का फायदा उठाना। तो कह रहा है दिस हैपन्स, ये तभी हो सकता है जब कोई स्पेशल तरीके का रिलेशनशिप हो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज और वन पार्टी इज द पोजीशन टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अदर। मतलब एक पार्टी की पोजीशन ऐसी हो कि वो उससे कुछ भी करवा लेता है। ठीक है। एक कपल घूमने गया, अभी शादी नहीं हुई, लड़की ने बोला कि भैया मुझे ये चीज शॉपिंग करवा दो। बेटा देखो प्लीज कोई पर्सनली मत लेना, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। तो उसने कहा शॉपिंग करवा दो। लड़का कहता पैसे नहीं है। तो लड़की बोला देख ले नहीं करवाएगा तो ब्रेकअप कर लूंगी। तो लड़के को क्या करना पड़ेगा, शॉपिंग करवानी पड़ेगी। शॉपिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो उस टाइम पर उस लड़की की जो पावर है कैसी है, डोमिनेटिंग पावर है, वो कुछ भी करवा सकती है। क्लियर। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट। तो एंटी इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या है, कह रहा कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय एंटी इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन पार्टीज आर सच दैट रिलेशन इस तरीके से होने चाहिए वन ऑफ द पार्टीज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि एक पार्टी दूसरे की इच्छा को अपने अकॉर्डिंग डोमिनेट कर सकती है और अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा सकती है किसी दूसरे के ऊपर। समझ गए बेटा मेरी बात। कोई डाउट। क्लियर बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं। कह रहा एक पर्सन को हम कब मान सकते हैं कि वो डोमिनेटिंग पावर में बैठा है, कि किसी दूसरे की इच्छा को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की पावर में बैठा है। कब मान सकते हैं, डीम्ड मतलब माना, हमने के पर्सन को माना जाता है कि वो डोमिनेटिंग पावर में है। कब? पहला, वेयर ही होल्ड्स रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी, मतलब खुद की अथॉरिटी या किसी ने इसको अथॉरिटी दी ओवर द अदर, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट।
डॉक्टर और पेशेंट। बेटा मुझे बताओ, पेशेंट डॉक्टर से कोई भी काम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? ये डॉक्टर पेशेंट, जो पेशेंट है ये डॉक्टर है, वो पेशेंट से कुछ भी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? बोलो बच्चों। बेचारा करवा पेशेंट सकते बड़ा पेशेंट बड़ा पीड़ित है, बहुत दर्द में जी रहा है। एक मिनट, पेशेंट बड़ा पीड़ित है, दर्द में जी रहा है, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने बोला भाई देख तेरे सर में दर्द है, लेकिन तेरे को तेरे चेस्ट का एक्सरे भी करवाना पड़ेगा, पीठ का एक्सरे भी करवाना पड़ेगा, सब कुछ एक्सरे करवा। ओ सर में दर्द है भाई, तेरे पेट में कुछ हो रखा, ऑपरेशन करवा। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। दूसरा, वॉइस ब्रेक हो रही है, वेयर, हाँ बेटा बोलो। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आई पहले वाली बात की। हाँ एक मिनट रुक जा, मुझे भी लगा कुछ हुआ, इस वजह से मैंने देखा। एक मिनट, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कुछ हुआ। एक सेकंड, एक सेकंड। अब बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखेंगे। एक मिनट, माइक का भी बढ़ा लूं आवाज थोड़ा सा। हाँ अब आ रही है क्लियर आवाज? यस सर। देखो, कह रहा वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन। कह रहा जब किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कैसा रिलेशन हो, फिड्यूशियरी रिलेशन हो किसी दूसरे के साथ, मतलब कि प्यार मोहब्बत का रिलेशन या फाइनेंस के प्रति रिलेशन, मतलब कैसा भी रिलेशन हो जाए। फिड्यूशियरी का मतलब होता है बनावटी भी कह लो, खुद बनाया कह लो, या बचपन से है वैसा कुछ, ठीक है, या कोई लॉ ने बनाया, या तुमने किसी से उधार ले लिए पैसे, इस तरीके से कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इट इज सपोज टू एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन फादर और सन के बीच में होता भरोसे का रिश्ता, सॉलिसिटर क्लाइंट के बीच में होता भरोसे का रिश्ता, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में होता भरोसे का रिश्ता, प्रोमोटर और कंपनी के बीच में होता फाइनेंस का रिश्ता। समझे बेटा मेरी बात? तो ऐसा रिलेशन जहां पर भी होगा तो समझ जाना एक व्यक्ति इसमें डोमिनेटिंग पावर में है, ठीक है। तीसरा, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness or mental or bodily distress. Such relation exists, for example between medical attendant and his patient. समझ गए कहानी? भैया उसका पेशेंट वैसे ही इतना बीमार पड़ा है, परेशान है, सब कुछ है, तो वहां पर जो मेडिकल अटेंडेंट है उससे कुछ भी करवा सकती कि ये करो ये करो ये करो, और वो चुपचाप करेगा भी। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी ठीक होके घर जो वापस जाना है। क्लियर? यस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। जब वो छोटा था तो उसने कुछ एडवांस मनी दी थी। obtain upon B's comings of age by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than some due in respect of advance. तो A employs undue influence, मतलब A को, A के पास ना उसके जो लड़का है उसका कुछ पैसा पड़ा हुआ था, कहीं से जीत के लाया होगा, कुछ भी लाया होगा, तो पेरेंट ने क्या किया, उसके पैसे का गलत इस्तेमाल किया और उसके ऊपर ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया, मतलब लिए होंगे कम, दिखा दिया होगा ज्यादा। तो इस केस ने ए ने जो क्या करा, बी का गलत फायदा उठाया। समझे मेरी बात? a man enfeebled by disease or age induced by B influence over a medical attendant to agree to pay a B an unreasonable sum of professional service. अब ए क्या था, बीमार व्यक्ति था, उसने बी को अपने पास रखा कि भाई मेरी देखभाल करियो, लेकिन जैसे जैसे ठीक होता रहा वो कहता भाई मेरा इतना पैसा हो गया,
तो उसने भी अपनी गलत जगह का गलत फायदा उठाया। क्लियर? कह रहा है स्पिरिचुअल गुरु, ये तो तुम समझ ही गए होंगे। बाबा लोग क्या कहते हैं? बाबा जो होते हैं वो क्या करते हैं? गलत फायदा उठाते हैं ना अपने शिष्यों का, कि बेटा जाके इसको ऐसा कर दे, मेरे न चरणों में 1 लाख रुपए रख जा, तेरी तरक्की होगी, ये होगा वो होगा। तो उस कंडीशन में भी क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ आ गई बच्चों? आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट। हाँ बेटा बोलो। अभी नहीं। हाँ बता बेटा, कौन सा डाउट है बता। कुछ नहीं सर, मैं मम्मी से बोल रही थी। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के इफेक्ट क्या होते हैं? कह रहा है जब किसी ने कंसेंट दी, अपने एग्रीमेंट की अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ से, तो जो एग्रीमेंट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट का वो वॉइडेबल बनेगा। एक पार्टी का वॉइडेबल बनेगा, क्योंकि एक पार्टी ने अपनी मर्जी से उसको हाँ नहीं किया। कह रहा है एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड it has received any benefit thereunder upon such terms and condition as the court may seem just and equitable। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर हम उसको साइड में रख के देखें, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ से आई तो भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस हम चेक करेंगे क्या सच में उसको वो अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो भी उसको फायदा मिला है उसको वो रखना चाहता है। जैसे कि मैंने तेरे को बोला, देख बेटा 5,000 रुपए दे दिए, तेरे को पास करवा दूंगा मैं। तो मतलब तूने जो 5,000 रुपए दिए थे तो तू पास हो गई। तो उस कंडीशन में तूने देखा यार मैं पास भी तो होगी, छोड़ो ना, क्या करना, 5,000 गए गए। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट चेक करेगा कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा है तो हम हर चीज को अलग अलग करके चेक करेंगे, क्या उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर कोई बेनिफिट होता है अवॉइड करने से, वो टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाएगी। क्लियर? तो सर उसमें तो फिर दोनों ही गलत हुए। हाँ दोनों ही गलत, हाँ दोनों ही गलत है। देखो बेटा क्या होता है, जो कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या, जैसे पापा ने क्या बोला, देखो तुम्हारे घर पे ही बोलते हैं या सबके घर पे बोलते हैं कि बेटा फर्स्ट आ जाओ या बेटे फर्स्ट आ जाओ, तुम्हें कुछ लाके दूं, बोला जाता है ना। हाँ तो बताओ पापा गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। नहीं मतलब गलत कर रहे हैं, हाँ गलत हाँ कर रहे हैं ना। हाँ हाँ आपको बचपन से लालची बनाया जा रहा है, हमें भी बनाया गया है कि तू घूस दे रहे हैं, ब्राइब देना सिखा रहे हैं हमें बचपन से ही। तो अब हम उसको क्या समझे कि यार मैं पढ़ूंगा फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आ गया पूरी क्लास में, टॉप कर गया, पापा ने लाके भी दे दिया। तो अब वो एक तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। पापा कहते पढ़ो 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 पढ़ो, 24 घंटे पढ़ते रहो, तो मतलब वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या वो आपके बेनिफिट का है कोई टर्म्स? हाँ अगर बेनिफिट के लिए है तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। पापा ने बोला बेटा तू फर्स्ट आ, तेरे को बाइक लाके दूंगा, मैं फर्स्ट आ गया, पापा ने नहीं लाके दी, पापा ने नहीं लाके दी मुझे बाइक, तो फिर मैं क्या बोलूं, अरे छोड़ यार फर्स्ट तो आ गया भाई, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, लीव दैट। लेकिन मैंने कहा नहीं मैं फर्स्ट है, मुझे बाइक चाहिए, मैं जाके केस करूंगा। तो केस करने पे कोर्ट चेक करेगा कि भाई सच में क्या है, अवॉइड कर दे कि कुछ है इसका। तो वहां कोर्ट मुझे समझाएगा, अबे भाई पागल, तू फर्स्ट आया वही सोचना, तू आता नहीं था आज तक, तू फर्स्ट आया अब। तो तेरे पापा ने गलत फायदा तो उठाया लेकिन तेरे भलाई के लिए उठाया, समझ गए? हाँ जी सर। एग्जाम्पल अब देखना, यहां पर देखो क्या है, ए सन हैज फॉर्ज्ड बीज नेम टू प्रॉमिसरी नोट। इसने क्या किया, फॉर्जरी करी। बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग ए सन obtain a bond from A for the amount of forged note. If B choose on this bond, the co may set the bond aside। मतलब मान लो मेरी कंपनी है, मेरे बेटे ने क्या किया, मेरे नकली साइन मार के अकाउंटेंट को दिए, पैसे निकाल लिए। तो अकाउंटेंट कहता सर ये तो साइन थोड़े से दिक्कत है, तो धमकी दी बेटा निकाल ले वरना सोच ले,
क्या करूंगा तेरे साथ में, तो उसने डर के मारा दे दिया। तो अगर बी उस बॉन्ड के लिए केस करता भी है या नकली जो भी केस करता है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट चेक करेगा कि क्या करना चाहिए बताओ। या तो मैं फ्रॉड के, मेरा बेटा फ्रॉड के केस में अंदर जाएगा, या तो सेटलमेंट करके छुट्टी करूंगा। समझे? जैसे स्कूल में वो आते हैं ना रिजल्ट, नंबर कम आए, स्कूल में रिजल्ट नंबर कम आए, हमने क्या किया, खुद ही पापा के साइन करे लेके चले गए, फॉर्जरी करके लेके चले गए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है, पकड़े गए तो घर वालों को बुलाएंगे। अब घर वाले बुलाएंगे तो क्या होगा, अब वहां पर टीचर देगा, या तो मुझे मारेंगे या तो फिर घर जाके समझाएंगे। क्लियर? रिलेशनशिप विच रेज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसे कैसे रिलेशनशिप आते हैं, देखो, पेरेंट चाइल्ड का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, रिलीजियस एडवाइजर और डिसिप्लिन का, मतलब डिसिपल का, मतलब कि वही बाबा और ही, डॉक्टर पेशेंट का, सॉलिसिटर क्लाइंट का, ये सब रिलेशनशिप आते ही आते हैं जिन पे केसेस बन सकते हैं। कहता कुछ केसेस है जो यहां पर भी बनते हैं, लेकिन इस केस में ना प्रूव करना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ के केस में प्रूव करना पड़ता है, लैंडलॉर्ड टीनेज केस में प्रूव करना पड़ता है। क्यों, मैं समझाता हूं। बेटा मुझे बताओ, ऐसा कोई भी घर है दुनिया में जहां पर किराएदार और मकान मालिक की लड़ाई ना होती हो? मतलब आज के टाइम पर 10% चांसेस तो है ना। टीनेंट क्या बोलता है, यार बड़ा किटकिट करता है, या जो पीजी में बच्चे रहते हैं बोलते ना, यार अजीब ही लैंडलॉर्ड है, बिग 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 करते रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पर प्रूफ करना पड़ेगा, जिसने पैसे उधार दिए, जिससे उधार लिए, तो वहां भी थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है। और हस्बैंड वाइफ की तो कहानी पुरानी है। तो इन केसेस में क्या कह रहा है, प्री एजम्पशन नहीं मान सकते, यहाँ चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल सी बातें हैं, लड़ाई झगड़े या फिर फायदा उठाना। ठीक है? नेक्स्ट, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस क्या होता है? कंसेंट जहां पर धमकी के साथ दी गई उसको कोअर्शन बोला जाएगा, यहां पर एक पोजीशन का गलत फायदा उठाया गया उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। यहां पर कैसा फोर्स आता है, फिजिकल फोर्स आता है। कैसा? फिजिकल फोर्स। फिजिकल इन्फ्लुएंस। और यहां पर मोरल इन्फ्लुएंस। कोअर्शन कैसे किसके लिए होता है, फिजिकल कैरेक्टर, मतलब फिजिकली वायलेंट कर रहे हो, ये क्या करता है, मोरल प्रेशर देता है या फिर मेंटल प्रेशर देता है। यहाँ पर देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, यहाँ पर इंटेंशन होती है किसी पर्सन को एग्रीमेंट में घुसाना, और यहाँ पर क्या होती है, उसका फायदा उठाना होता है दूसरी पार्टी का। इस पर क्रिमिनल केस बनता है, इस पर नहीं बनता। ठीक है? अगला, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, यहां मैंने गलती से धोखा दे दिया, गलती से धोखा दिया, और इस पे मेरा इरादा ही धोखा देने का था। समझे मेरी बात? यहां मैं धोखा देना नहीं चाहता था, धोखा हो गया, और यहां मेरा इरादा ही धोखा देने का था। आ स्टेटमेंट पार्टी ऑफ एंटर फैक्ट। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। बच्चों एक सेकंड होल्ड करेंगे। कैसे 2000
हाँ बेटा देखेंगे। अ स्टेटमेंट a statement of fact which one party makes in the course of negotiation with a view to inducing the other party enter into a contract is known as misrepresentation या representation. It must, एक मिनट थोड़ा सा ना ये आगे पीछे हो गया सारा। देखो लाइन को समझना है यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ये है कि जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ इंड्यूस हो जाती है, मिल जाती है नेगोशिएशन करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, उसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इट मस्ट relate to some fact which is material to contract. कह रहे जो फैक्ट है अगर ये मटेरियल है, अगर ये मटेरियल है तो इट मे बी expressed by words spoken or written or implied from the act and conduct of the parties and conduct of parties. मेरे पॉइंट को समझना है यहाँ पर क्या बेटा। देख तूने बोला अरे ऑटो वाले भैया चलोगे, मेरे को इस फलानी जगह जाना है और इस जगह पर उतरना है, 20 रुपए लगते हैं, चलोगे? उसने कहा हाँ मैडम चलूंगा। तो मुझे बताओ तो वो तुम्हें कहाँ उतारेगा? जिस जगह तुमने बोला वहीं उतारेगा कि और कहीं उतारेगा? जिस जगह हमने बोला है। उस जगह उतारेगा। मतलब जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जो फैक्ट तुम बता रहे हो वो जरूरी फैक्ट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है, मटेरियल फैक्ट है। अगर वो जरूरी फैक्ट बंदे ने पूरा नहीं किया तो समझ जाना वो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंडर आ जाएगा और तुम्हें वो फैक्ट को बताना पड़ेगा पहले तो, तभी जाके वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। मतलब समझो, जैसे ना ये एक गोल चक्कर है, मान लेते ये गोल चक्कर है, दिख रहा होगा, दैट इज द रोड। एक रोड ऐसे कट गई, एक रोड यहां कट गई और एक रोड यहां आई, ठीक है? और एक रोड यहां कट गई, एक रोड यहां कट गई। ये गोल चक्कर है। समझ गए बेटा मेरी बात को? तो मैंने जब टिकट काटा तो मैंने क्या बोला, भैया मुझे पटेल नगर जाना, दैट इज द पटेल नगर, और ये गोल चक्कर है। मैंने कहा जाएगी? उसने कहा हाँ जी जाएगी, लेकिन ये पटेल नगर का स्टेशन है और ये पूरा एरिया भी पटेल नगर के अंदर ही आता है। मैंने कहा पटेल नगर जाएगी? कहता हाँ जाएगी। मैंने टिकट के पैसे दिए, उसने मुझे यहां उतार दिए, लेकिन मुझे यहां उतरना था। तो बताओ ये उसने जानबूझ के धोखा दिया मुझे? नो सर। शीर्षक उसने धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको क्लियर नहीं बोला था मुझे कौन से एरिया में उतरना पटेल नगर के। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि वो बस जो थी वो यहाँ से यहाँ जाती है, वो यहाँ जाती ही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा पटेल नगर जाएगी? कहता हाँ जाएगी। उसने मुझे क्या किया, यहीं उतार दिया। चाहे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बहुत पास में है, लेकिन फिर भी जो मटेरियल फैक्ट था वो पूरा नहीं हुआ। तो हमने बोला मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मैं बता देता, मैंने कहा भाई यहाँ मत उतारियो, यहाँ उतारियो, और फिर भी वो यहाँ उतारता, तो उसने मुझे धोखा दिया।
तो फ्रॉड कहलाता। लेकिन मैंने बताया नहीं, उसने भी पूछा, बोला ठीक है पटेल अगर मैं उतार दूंगा, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तुम एक दुकान पे गए, वहां नॉनवेज मिलता है, और नॉनवेज की दुकान है, मतलब कि नॉनवेज का बर्गर ही मिलता है, वेज नहीं मिलता। तुम सारे नॉन वेजिटेरियन हो। बेटा नॉन वेज में क्या सिर्फ चिकन ही होता है? और भी आइटम्स होती है। तुम दुकान पे गए, तुमने कहा भैया एक बर्गर लगा दो नॉन वेज, उसने भी पूछा नहीं, उसने उठा के तुम्हें दे दिया। जब तुमने वहां पढ़ा वो था मटन का बर्गर, तो तुमने कहा भाई ये कौन सा दिन, मैं तो ये खाती ही नहीं हूँ, मैं तो चिकन वाला मांगा तेरे से। तो उसने कहा मैडम आपने चिकन नहीं बोला, आपने नॉनवेज बोला, हम तो ये लोग प्रेफर करते हैं ज्यादा, हमारा यही बिकता है, तो इसलिए हमने आपको यही दे दिया। तो ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने गलती से धोखा दिया। क्लियर? समझ आ गया बच्चों? यस सर। तो कह रहा है, ये तो सब मैंने लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा हटा देता हूँ एक सेकंड। बाकी ये जो नोट्स है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। बेटा पिछले नोट भेज दिए थे मैंने तुम्हें? नो सर। सर पिछली क्लासेस की पीडीएफ नहीं आया है, वो प्लीज भेज दो। अच्छा, नहीं है। एक्सेप्टेंस के बाद की कोई पीडीएफ नहीं है। बेटा चलो मैं आपको भेज देता हूँ, रुक जाओ। Last मैं class एक की फोल्डर recording बना भी दूंगा। बोली थी। बेटा मैंने भेज दिया बेटा। बेटा देखो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग के लिए मैंने फोल्डर का एक्सेस दे दिया है। आप लोग जी अपने गूगल ड्राइव में चेक करोगे, शेयर्ड के ऑप्शन में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। एक वो बना हुआ होगा, बिजनेस लॉ या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा होगा, उसमें सारे तुम्हारी रिकॉर्डिंग है सारी, 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक। 7 क्लास हमारी हो चुकी है, इसको मिला के 8वीं क्लास है आज। ठीक है? देखेंगे बेटा, कह रहा रिप्रेजेंटेशन, कह रहा जब रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, या फिर इनोसेंटली रिप्रेजेंट किया, या फिर इंटेंशनली रिप्रेजेंट किया, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। तो मैंने कहा मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इनोसेंट और अनइंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन। पार्टी एंड इंटेंशनली डेलिब्रेट विलफुल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन विद एन इंटेंट टू डिसीव और डिफ्रॉड अदर पार्टी। कह रहा अगर वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने इंटेंशनली किया तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी क्या बन जाता है? फ्रॉड बन जाता है। क्लियर? जैसे उस बस वाले को बोलने के बावजूद भी मेरे को नहीं। वहां उतार रहा है, तो मतलब उसने धोखा दिया और वो क्या बन गया? फ्रॉड बन गया। समझ आया बच्चों की नहीं समझ आया? Yes. यस सर। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एक गलत स्टेटमेंट है जहां पर पर्सन को ऑनेस्टली बिलीव करना पड़ जाता है सच बात पर, बट वो एक्चुअल में गलत होती है, सही नहीं होती। मतलब गलत चीज को सही मान के भरोसा कर लेना, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, क्योंकि वहां पर मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज ही नहीं करा गया। और फैक्ट विदाउट एनी इंटेंट डिसीव अदर पार्टी, वो फैक्ट बिना जाने किसी डिसीव हो गया अदर पार्टी। तेरे को मछली से एलर्जी है, गलती से तूने मछली कहीं पर गई, उसने खिला दी मछली, तो थोड़ा ना उसको केस हो, जेल हो जाएगी उसको, उसे थोड़ा ना पता कि तेरे साथ ऐसा होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, एक सेकंड। ए while selling his mare to B, मेयर मतलब क्या होता है पता है? घोड़े के बच्चे को कहते हैं ना मेयर, शायद। मेरे ख्याल से घोड़े के बच्चे को कहते हैं मेयर। घोड़ी को कहते हैं सर। घोड़ी को, हाँ। तो हाँ फीमेल घोड़ी, और फीमेल हॉर्स, यस। तो यहाँ लिख देता हूँ घोड़ी।
तो कह रहा है ए जो है अपनी घोड़ी बेचना चाहता था बी को. टेल हिम दैट मेयर इज थॉरली साउंड. genuinely believes the mayor to be sound, although he has no sufficient ground for the belief. Later on, B founds mayor to be unsound. The representation made by A is misrepresentation. मतलब A को पता था कि भैया वो घोड़ी बेच रहा है, उसकी घोड़ी बिल्कुल स्वस्थ है, मान लेते हैं. साउंड का मतलब बहरी नहीं है, ये समझ लो. लेकिन उसको भी पता है कि वो घोड़ी बहरी नहीं है, वो खुद जानता है, वो बिलीव करता है पूरा कि भैया बहरी नहीं है. तो उसके पास भी ऐसा कोई प्रूफ था नहीं, तो उसने बी को बेच दिया. लेकिन बाद में बी को क्या पता चला वो घोड़ी तो अनसाउंड है या पागल है. तो उस केस में ए जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है. क्लियर? तो कह रहा व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट्स दैट अ फैक्ट इज ट्रू. कह रहा जब वो पॉजिटिवली किसी का फैक्ट ट्रू मान लेता है और व्हेन हिज इंफॉर्मेशन डज नॉट वारंट टू बी सो, और उसका ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि सच्चाई का, लेकिन वो फिर भी सच्चाई मान लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. कह रहा है जहां पर कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है पर्सन की, जहां पर किसी एक चीज की वजह से दूसरे को फायदा होता है और वो मिसलीड करता है दूसरे को. देखो तुमने ड्यूटी ब्रेक कर दी लेकिन तुम मिसलीड कर रहे हो, तो मिसलीड करने पर क्या हो गया? तुमने धोखा दिया. लेकिन अगर वो मिसलीडिंग वो जानबूझ के नहीं करता तो वहां पर वो क्या आ जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा. When a party causes, however innocently, किसी को इनोसेंटली कॉज किया, तो अदर पार्टी का जो एग्रीमेंट है वो मिस्टेक के थ्रू माना जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि ये क्या है. और इनोसेंटली कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मिस रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन के रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? पहला, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट. कह रहा है मटेरियल फैक्ट होना जरूरी है. अगर वो मटेरियल फैक्ट गलत हो जाएगा तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा. इट मस्ट बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कह रहा पार्टी के अंदर आने से पहले कंक्लूजन कर लेना, अगर कंक्लूजन निकल जाएगा तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी. इट मस्ट मेड विद द इंटेंशन एक्ट बाय द पर्सन ऑफ एड्रेस. कह रहा अगर वो भी देखना कि वो इंटेंशनली ना हो, क्योंकि अगर तुम इंटेंशनली किसी को धोखा देते तो फ्रॉड बन जाएगा. इट मस्ट एक्चुअली हैव एक्टेड अपॉन एंड मस्ट हैव इंड्यूस्ड द कॉन्ट्रैक्ट. कह रहा जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, क्योंकि क्या है कि अगर तुम मिस रिप्रेजेंट करते हो, मतलब गलत चीज दे देते हो, तो वो एक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा. इट मस्ट बी रॉन्ग बट पर्सन हु मेड ऑनेस्टली बी ट्रू. अगर तुमने गलत भी किया लेकिन सामने व्यक्ति उसको सच मानता है तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी. इट मस्ट मेड विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव. तुम किसी को धोखा नहीं देना चाहते थे तो वो भी क्या होगा? मिस रिप्रेजेंट कहलाएगा. इट नीड नॉट मेड द डायरेक्ट टू प्लेंटिफ. रॉन्ग स्टेटमेंट. कह रहा तुम जिसको धोखा मिला है तुम डायरेक्टली उसको भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तीसरे बंदे ने कोई गलत बात सामने रखी थी और तुम सबने उसको मान लिया, तो वो क्या कहलाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा. एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ए अपनी वाइफ को बोलता है विद इन द हियरिंग ऑफ देयर डॉटर दैट द ब्राइडग्रूम प्रपोज्ड फॉर हर वाज अ यंग मैन. The bridegroom, however, was over 60 years. The daughter gave their consent to marry him, believing the statement by her father. Had the consent was vitiated by the misrepresentation of fraud. बेटा देखो मैं इसको ना सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये समझना कहानी. मतलब ऐसा समझो कि एक ए है, इसकी शादी होने वाली है, इसको डी ने एक रिश्ता दिखाया कि देख ए तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है, शादी कर ली. ये रही फोटो. इस फोटो में एक यंग लेडी थी और एक ओल्ड लेडी थी, दो लेडी थी. डी ने बोला देख भाई फोटो. तो ए अगर जवान है तो किसकी फोटो देखेगा? बुढ़िया की देखेगा कि जवान वाले की देखेगा? तो जवान वाले की. जवान वाले की देखेगा. तो ए बड़ा खुश हुआ, ए ने शादी के लिए हाँ कर दिया. लेकिन जब ये शादी होने वाली थी पता क्या चला? शादी तो इस बुढ़िया की होने वाली है. तो इस केस में क्या हो गया? ये मिस रिप्रेजेंट हो गया. क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि ये बात इसको भी नहीं पता थी शायद. अगर इसको पता होगी तो वो फ्रॉड भी कहला सकता है. ठीक है, ए के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा
डी के लिए फ्रॉड हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर? Yes. तो मिस रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट्स नॉट ओनली मिस स्टेटमेंट। कह रहा सिर्फ मिस स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन अगर तुम फैक्ट को भी चोट पहुंचाओगे तो वहां पर भी माना जाता। मिस रिप्रेजेंटेशन कंसिक्वेंसेस क्या है? कह रहा है एग्रीड पार्टी जिसको चोट लगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर ले या तो एक्सेप्ट कर ले, अगर उसको लगता है उसके लिए फायदा है तो, जैसे हमने पहले ही पढ़ा। क्लियर? अगर तुम्हें लगता है फायदा है तो रख लो, नहीं है तो कोई नहीं। अब कभी कभार हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, अब मान लो मैंने अपने लिए ड्रेस मंगाई, छोटी ड्रेस आ गई, तो मैं क्या करा, मेरा भाई तू पहन के देख ले, उसको भी आ गई तो ठीक है रख लेते, नहीं है तो वापस करवाना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक बेटा समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पर हमें थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड और एक दो चीजों के बारे में पढ़नी। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सर इसमें डिफरेंस आएगा वैसे, क्या चीज? डिफरेंशिएशन आएगा इसमें, मतलब डिफरेंस करो। इसमें हाँ, जैसे कभी कभार ये जैसे ही हमने पढ़ा ना, इसमें ज्यादातर डिफरेंस आते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में क्या डिफरेंस है, कोएर्शन और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है, या तो कभी कभार ऐसे पूछ लेता है ये कि मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, उसके राइट्स क्या है या कब कब हो सकता है, कोएर्शन क्या होता है, राइट्स रिजम्पशन क्या होते हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप आती है, ये सब पूछा था, ज्यादा कुछ नहीं इसका। ओके सर। ठीक है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों। और बाकी बेटा 1 सेकंड होल्ड करो।